हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर ली थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जब हम लोग किसी भी सूक्ष्म वस्तु का या छोटी वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बना करके उसका अध्ययन करते हैं तो वो किस यंत्र के द्वारा करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे ब्लड के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु वगैरह जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हर बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनको हम किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सूक्ष्मदर्शी की जो संरचना थी वो किस प्रकार थी? उसमें दो लेंस होते थे। कौन कौन से? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी था जिसकी संरचना क्या होती है? सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है जो कि किसी अचालक या कुचालक फ्रेम में क्या होता है? जड़ा हुआ होता है। क्या ये चालक फ्रेम में नहीं जड़ा सकता है? जड़ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्या नहीं रहेगा? एफिशिएंसी नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो हीट हो जाएगा ना। जब हीट हो जाएगा तो जो हमारा कांच होता है वो क्या होता है? एमोरफस सॉलिड होता है। तो फिर उसमें क्या आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमारा लकड़ी या प्लास्टिक, इन तरह के जो कुचालक होते हैं उसके फ्रेम में कसा होता है एक उत्तल लेंस, और वो बन जाता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। इस प्रकार होते हैं कि दोनों के लिए जो मुख्य अक्ष होता है वो कॉमन होता है। एक होता है नेत्र का लेंस, दूसरा होता है क्या? हमारा अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस नेत्र का लेंस से छोटा होता है और नेत्र का लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। जब भी किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के पास में रखा जाता है तो उसका एक बड़ा प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के पास में बनता है। फिर उस वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वो नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु की तरह व्यवहार करता है और उसका एक आभासी तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। उसके लिए अलग अलग कंडीशन थी कि जब हमारा प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है, वो कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो वहाँ पे हम लोगों ने आवर्धन का मान ज्ञात किया था। और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने, उस स्थिति के लिए भी हम लोगों ने आवर्धन का मान ज्ञात कर लिया था। और जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके नलिका की लंबाई के बारे में भी जानकारी ली थी कि जो नलिका की लंबाई होती है वो क्या होती है? नलिका कुछ नहीं है, नलिका यानी बोलें तो ट्यूब। और ट्यूब क्या है? दोनों जो हमारे लेंस लगे हैं, दोनों लेंसों के बीच की लंबाई ही क्या है? ट्यूब है। तो देखो, अगर एक नेत्र का लेंस है, ये क्या है? हमारा नेत्र का लेंस। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा अभिदृश्यक लेंस। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बन गया था। ये दूरी क्या थी? ये दूरी हमारी थी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब है तो VO। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? ये जो है हमारी नेत्र का लेंस के लिए क्या है? वस्तु है, तो ये क्या है? UE। तो L बराबर क्या हो गया था? VO प्लस UE। क्लियर है बात? तो ये सूक्ष्मदर्शी के लिए था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है दूरदर्शी। क्या पढ़ना है? दूरदर्शी। दूरदर्शी बोले तो दूरबीन। जब हम लोग पहुंच जाते हैं करीब 1550 ईस्वी के पास में, तो जो दूरदर्शी यानी दूरबीन का जो आविष्कार हुआ था वो माना जाता है कि गैलीलियो ने किया था। लेकिन गैलीलियो के पहले भी किसी देश में किसी कंपनी के द्वारा बना दिया गया था। क्या? दूरबीन बना दी गई थी। अब उन्होंने उसके बारे में एक वर्णन सुना था कि वो जो दूरबीन है वो क्या कर रही है? बहुत दूर दूर की वस्तुओं को देख रही है। फिर हमारे गैलीलियो के दिमाग में क्या आया? विचार आया कि क्या हम भी दूरबीन को बना सकते हैं। तो जो लोग उस देश में गए थे जिन्होंने दूरबीन देखी थी कैसे बनाई गई थी, तो उन्होंने सिर्फ क्या कही थी? मुंह बोली बातें कही थी। उन बातों को किसने सुना? गैलीलियो ने सुना। वो दूरबीन बना दी। गैलीलियो एक बहुत महान वैज्ञानिक था। इतना महान वैज्ञानिक था, वो एक सच्चा व्यक्ति भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था। अब धार्मिक था तो वो अपने धर्म को मानेगा, और जो उसका धर्म था वो क्या था? वो ईसाई थे। क्या थे? ईसाई। उस समय पे कैथोलिक चर्च हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारी खोजें की। जो हम लोग न्यूटन के जड़त्व का नियम भी पढ़ते हैं, उसकी जो शुरुआत की थी उसमें मैक्सिमम जो एफर्ट लगाया था वो किसने लगाया था? हमारे गैलीलियो ने लगाया था। बाद में उसका थोड़ा बहुत सुधार करके, क्योंकि उनके समय पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। उस समय टाइम भी नापने के लिए, टाइम के लिए ऐसे घड़ी नहीं लगी हुई थी। उस समय वो लोग बालू में ऐसे होता था ना, इस प्रकार कुछ बना होता था कांच का, ऐसे करके कुछ बना होता था, और उसमें से एक में से बालू गिरती थी नीचे, तो उस प्रकार से वो लोग टाइम पीरियड को निकालते थे कि कितने टाइम पीरियड में चल रहा है। वहाँ पे सेकंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो कितना कठिन होता होगा किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करना। उस समय भी गैलीलियो ने बहुत सारा काम कर दिया था। गैलीलियो ने ही पहली बार बताया था कि जो भौतिकी के नियम होते हैं वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई एक इक्वेशन पढ़ी, कोई फॉर्मूला पढ़ा,
E इक्वल टू MC स्क्वायर। ये क्या है, एक मैथमेटिकल सूत्र की तरह बिहेव कर रहा है। और ये है क्या, ये एक बहुत बड़ा क्या है, रूल है किसका, भौतिकी का। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने पढ़ा B इक्वल टू U प्लस AT, ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक फिजिक्स का क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक छोटी सी लाइन में मैथ्स के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। ये चीज़ किसने बताई थी, गैलीलियो ने बताई थी। गैलीलियो एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी सोचा कि हम लोग क्या करें, प्रकाश की चाल निकालें। अब प्रकाश की चाल निकालना इतना संभव नहीं था, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, लगभग बहुत ज़्यादा होती है, 10 की घात 8 के समथिंग में होती है, और 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गई। उन्होंने क्या किया, दो पहाड़ियों को चुना, एक वो थे, एक उनका दोस्त था। उन्होंने क्या कहा कि एक इस प्रकार की एक लालटेन ली जो कि कपाट में बंद है, जैसे मान लो कि उसकी ज्योति जल रही है और वो क्या है, कपाट में बंद है, कि जब उसका एक गेट खोलोगे तभी उसका प्रकाश क्या होगा, बाहर होगा। तो दो पहाड़ियों के ऊपर जिनकी दूरी क्या थी, काफ़ी दूर दूर थी, और एक दोस्त को कह दिया कि तुम लालटेन लेके यहाँ खड़े रहो, हम यहाँ पे होंगे। तुम्हारा एक फिक्स टाइम रहेगा कि तुम्हें कब लालटेन खोलनी है। तुम जैसी लालटेन खोलोगे और दूसरी पहाड़ी पे जब हमको लालटेन दिखाई देगी। लालटेन कब दिखाई देगी, जब लालटेन से निकलने वाला प्रकाश उसकी आंख तक पहुंच जाएगा। कोई वस्तु तुम्हें नजर कैसे आती है, उस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश। क्या वस्तु कोई प्रकाश छोड़ती है, क्या नहीं। जो सूर्य से प्रकाश उसके ऊपर गिरा वो रिफ्लेक्ट होकर आंख तक पहुंचेगा, तभी तो कोई वस्तु नजर आएगी। अब यहाँ पे ज्योति जल रही है तो वो पहाड़ी तक पहुंच जाएगी, तो जैसे ही उसको दिखाई देगी वो टाइम पीरियड में क्या कर लेगा, नाप लेगा। वो दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी क्या थी, पता थी गैलीलियो को। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि उनको पता चला कि जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, खोलने की प्रतिक्रिया, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड में प्रकाश ट्रैवल कर रहा है, तो ये संभव ही नहीं हो पाया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये बात निकल आई, लेकिन प्रयास क्या था, बहुत अच्छा था। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गई गैलीलियो के लिए। गैलीलियो ऐसा नहीं था कि किसी गरीब फैमिली में बिलोंग किए थे। गैलीलियो के जो पिता थे वो बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे। गैलीलियो के पिता ने ही एक यंत्र, उस यंत्र का हमको नाम नहीं पता है, उसको बजाया करते थे, और वही यंत्र बाद में क्या हुआ, वायलिन और गिटार का रूप ले लिया, धीरे धीरे सुधरते सुधरते। तो वो एक क्या थे, उनके जो पिताजी थे बहुत फेमस पिताजी, मतलब फेमस थे, और बहुत बड़े बड़े राजाओं के दरबार में क्या करते थे, जाते थे। जब गैलीलियो ने दूरबीन को बनाया तो इन्होंने क्या कर दिया, खगोलीय खोजों की शुरुआत कर दी, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को बताना चालू कर दिया। और गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से बन गई थी, उसके लिए भी बहुत संघर्ष किया था। क्यों संघर्ष किया था, आज की डेट में तुम देखते हो कि जो भी कांच होता है उसको मशीनरी काटने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, सीधा मशीन क्या कर देती है, उसको काट देती है। लेकिन जो गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई, उन्होंने पता है क्या किया था, कांच को इस प्रकार से एक लकड़ी में क्या किया, उन्होंने ऐसे छेद किया, और कांच को धीरे धीरे इसमें ऐसे ऐसे रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते उन्होंने क्या किया था, उस कांच के लेंसों को बनाया था। तो गैलीलियो ने लेंसों को बनाने के लिए कितना एफर्ट किया था, ये समझ सकते हो। दो सिद्धांत दिए जिसके लिए गैलीलियो को कैथोलिक चर्च ने क्या दे दी, सजा दे दी। क्यों दे दी सजा, क्योंकि उनको जो गैलीलियो ने बातें कही थी वो उनके गले के नीचे नहीं उतर पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे धर्म के लिए क्या होगी, हानि हो गई। पहली बात तो जो गैलीलियो ने कही, उन्होंने क्या कहा कि जो अरस्तु का जो मानचित्र था, उन्होंने उसको बोल दिया कि ये गलत है, वो हकीकत में क्या था, गलत था। और दूसरी बात उन्होंने कह दी, क्योंकि उनके पास दूरबीन आ गई थी, उन्होंने क्या कहा कि जो सूरज है वो तो अपनी जगह स्थित है, लेकिन और जो बाकी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो बात थी कैथोलिक चर्च के लिए उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही थी। और उन्होंने क्या किया, गैलीलियो को 8 साल की सज़ा दे दी। और वो 8 साल कैसे थे कि एक कमरे में गैलीलियो बंद हुआ करते थे। 8 साल के बाद जब वो निकले तो फिर वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा था गैलीलियो का सफ़र, बहुत आसान नहीं था। और अगर कहा जाए तो कुछ लोग जो फिजिक्स का फादर होते हैं किसको बोल देते हैं, न्यूटन को ही बोल देते हैं। लेकिन फादर तो किसी सब्जेक्ट का वही होता है जिसने शुरुआत में बहुत ज़्यादा योगदान दिया हो। तो गैलीलियो ने फिजिक्स में यानी भौतिकी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो जो फादर ऑफ फिजिक्स है हकीकत में वो कौन थे, गैलीलियो थे। खैर गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ऐसा बहुत जगह लिखा होता है। तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे दूरबीन को। हमारा टॉपिक क्या है, दूरबीन है। तो दूरबीन में देखो जस्ट उल्टा होता है किसका, सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी में भी 2 लेंस होते हैं और दूरबीन में भी 2 लेंस होते हैं। इसमें एक होता है नेत्र का लेंस और एक होता है अभिदृश्यक लेंस। उसमें क्या था, जो अभिदृश्यक लेंस था वो छोटा था और नेत्र का लेंस बड़ा था।
लेकिन दूरबीन में क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्र का लेंस छोटा होता है। देखे होगे राजा महाराजाओं के समय में जब दूरबीन होती थी तो वो कुछ इस प्रकार से लगी होती थी, और ऐसे वो लोग क्या करते थे, उसको दूरबीन से देखते थे, ऐसे करके देखते थे ना, स्टैंड पर रखी होती थी। वो लोग क्या करते थे, दूरबीन को यहाँ से इस तरफ से देखते थे और इधर की तरफ बहुत बड़े बड़े। तो ये नेत्र का लेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस बड़ा है और नेत्र का लेंस क्या है, छोटा है। क्लियर है बात? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम। पहले तो परिभाषा लिख लो, दूरदर्शी। दूरदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरबीन। क्लियर है? दूरबीन की परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं, अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं हम लोग, किससे, दूरबीन के द्वारा। या बोलें कि ग्रह बहुत दूर क्या है, ग्रह हो गए, एक शहर से दूसरे शहर में तुमको देखना है, तो अधिक दूरी, एक सीमा से अधिक दूरियों का पास में प्रतिबिंब बना करके उनका क्या करते हैं, अध्ययन करना ही कौन से यंत्र के द्वारा करते हैं, ये दूरदर्शी के द्वारा करते हैं। तो दूरदर्शी का कार्य क्या है, दूरदर्शी का जो कार्य है, एक सीमा से अधिक, एक सीमा से अधिक दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर, एक सीमा से अधिक दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर उनका अध्ययन करना। जो हमारा दूरदर्शी यानी दूरबीन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि बहुत दूर की जो वस्तुएं हैं उनका एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो दूरदर्शी का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार होता है मेन डायग्राम। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक क्या होता है, नेत्र का लेंस। क्योंकि जो वस्तु है वो बहुत दूर है, तो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या है, सारी की सारी समांतर रहेंगी। एक प्रकाश की किरण को मान लो कहाँ से गुजर रही है, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, और एक प्रकाशिक किरण को मान लो कि वो ऐसे। अब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हैं, समांतर हैं, तो ये इस प्रकार क्या हो जाएगा इनका। और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस वाले लेंस को, और फिर क्या होगा, पीछे की तरफ एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है बात? ये क्या रहेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा। ये है हमारा दूरदर्शी का चित्र। क्या है, दूरदर्शी का अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का एक वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। फिर वो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह बिहेव करेगा, और फिर उस प्रतिबिंब का भी एक प्रतिबिंब बन जाएगा जो कि आभासी तथा उल्टा रहेगा। ठीक है ना, कोई वस्तु रही होगी बहुत दूर ए, ठीक है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं दूरबीन का के प्रकार। दूरबीन के दूरदर्शक के प्रकार। दूरदर्शक के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। वैसे तो देखा जाए तो 2 और प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 अलग प्रकार देखेंगे, जो कि क्या है। सबसे पहला हमारा होता है खगोलीय दूरदर्शी। क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी। और दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का पार्थिव। क्या है, पार्थिव दूरदर्शी। और तीसरा क्या है, गैलीलीय दूरदर्शी।
खगोलीय दूरदर्शी क्या है? जो डायग्राम बनाया गया है वो खगोलीय दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी में हम लोग ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी से सूर्य, ऐसे ग्रहों की क्या करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को जानते हैं। किसके द्वारा? खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा। जैसे हम लोगों ने देखा होगा जब क्या होता है, चंद्र ग्रहण वगैरह होता है, तो हम लोग जिस दूरदर्शी से देखते हैं वो कौन सा दूरदर्शी होता है? खगोलीय दूरदर्शी होता है। और एक हमारा क्या है? पार्थिव दूरदर्शी। अब पार्थिव दूरदर्शी क्या है? जैसे चंद्रमा का तुम प्रतिबिंब देख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता तुम उल्टा देख रहे हो सीधा देख रहे हो, है ना बात समझ में। और जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, जो अभी डायग्राम बना था, उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब था वो कैसा था? कैसा था वो था हमारा उल्टा। लेकिन जब तुम, जैसे मान लो तुम यहाँ पे किसी पहाड़ के ऊपर बैठे हो, दूर स्थित किसी ग्राउंड में क्रिकेट हो रहा है, उस क्रिकेट को तुम्हें किसी दूरबीन के द्वारा देखना है। जैसे तुम्हारे पास जो दूरबीन होती है ना, उसको देखना है, उसके द्वारा दूर देखना है। अब वहाँ पे क्या करोगे, जब तुम उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो बॉल्स तो सीधी है, सीधी जा रही है, वो तो समझ में आएगी, लेकिन जो प्लेयर होंगे वो ऐसे उल्टे लटके हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी से ऐसे बनेगा वो तुम्हारा प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बन जाएगा उसका। तो उल्टा प्रतिबिंब जब हम लोग आसपास की अपनी कुछ दूरी पर जो वस्तुएं हैं उनको देखेंगे तो फिर उल्टा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर दिएगा। तो वहाँ पे जिस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं वो पार्थिव दूरदर्शी होता है, और इसमें क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। क्लियर बा? सीधा होता है। वैसे तो गैलीलियो दूरदर्शी में भी क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि गैलीलियो के समय में, हम लोगों ने बताया, गैलीलियो के समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और गैलीलियो ने एक अलग प्रकार का दूरदर्शी बनाया था। जो पहला हमारा दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी, उसमें दो प्रकार के उत्तल लेंस यूज होंगे, एक तो नेत्र का और दूसरा क्या होता है हमारा, दूरदर्शक, वो अभिदर्शक। और पार्थिव दूरदर्शी में तीन प्रकार के लेंस यूज होंगे, एक तो नेत्र का और दूसरा अभिदृश्यक, लेकिन बीच में भी एक उत्तल लेंस होगा। लेकिन गैलीलियो दूरदर्शी में क्या होगा, एक तो हमारा उत्तल लेंस यूज होगा और दूसरा क्या होगा, अवतल लेंस यूज होगा। क्लियर है ना बात? तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो गैलीलियो दूरदर्शी है उसमें अवतल लेंस भी क्या होता है, यूज होता है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता, उतनी उसकी जो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खगोलीय दूरदर्शी से। खगोलीय दूरदर्शी जो तुम्हारे अपने एनसीईआरटी की जो किताब में है वही है, तो उसी के बारे में सारे डेरिवेशन करेंगे। बाकी दो दूरदर्शियों के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का डायग्राम देखें तो देखो इस प्रकार बनता है। और यहाँ क्या बन रहा है, एक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार, क्लियर है बात। एक वस्तु रखी है, वस्तु को मान लो कि क्या है, पी क्यू वस्तु है, वो कि बहुत दूर है, उससे प्रकाशीय किरणें निकल रही हैं, और एक प्रतिबिंब बन रहा है जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, पी डैश क्यू डैश बोल देंगे। ठीक है, अब पी डैश क्यू डैश का भी एक प्रतिबिंब बनता है जिसे हम लोग बोल देते हैं पी डबल डैश और क्यू डबल डैश। क्लियर है बात। अब एक बात समझना, यहाँ पे जो वस्तु है वो क्या है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग संरचना की बात करें, संरचना, तो संरचना तुम लोग लिखोगे, संरचना क्या लिखोगे कि खगोलीय दूरदर्शी में, हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाओ, खगोलीय दूरदर्शी में दो प्रकार के लेंस यूज होते हैं।
एक नेत्रिका लेंस और दूसरा दूरदर्शक लेंस। दूरदर्शक लेंस नेत्रिका लेंस से क्या होता है, बड़ा होता है, तथा नेत्रिका लेंस दूरदर्शक से क्या होता है, छोटा होता है। दूरदर्शक के सामने हमेशा वस्तु को रखा जाता है। अब दूरदर्शक के सामने वस्तु अधिक दूरी पर है तो वस्तु से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि जो प्रकाश की किरणें जो समांतर होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हों ऐसा नहीं है। क्लियर है बात? तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, समांतर होंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक बिंदु, इसको हम लोग लिख सकते हैं FO लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, FO। और जो अगर अभिदर्शक लेंस के बाद अगर हम लोग नेत्रिका लेंस की बात करें तो नेत्रिका लेंस को भी इस प्रकार से रखा जाता है कि उसके लिए जो ये बिंदु है FO वो FE भी हो जाए। दोनों के लिए जो ये पॉइंट है वो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए सामान्य स्थिति के लिए। किसके लिए, सामान्य स्थिति के लिए। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखोगे, PQ वस्तु का प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा P', Q' एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वह वास्तविक प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। और उस प्रतिबिंब का भी एक और बड़ा प्रतिबिंब जो कि P', Q' है और बड़ा बन जाएगा, जो कि आभासी है और उल्टा है। वस्तु से तो उल्टा है लेकिन इस प्रतिबिंब का तो क्या है, वो सीधा है। क्लियर है बात? अब हम लोग थोड़ा सा दूरियां देख लेते हैं। क्या देखोगे, दूरी। ये दूरी क्या हो जाएगी, इसके लिए फोकस दूरी हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, इसके लिए फोकस दूरी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग VO UO के कोई मतलब है ही नहीं लिखने का। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, FO है, यानी फोकस दूरी है। ठीक है? और जो यहाँ से इस प्रतिबिंब से इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, FE है। तो यहाँ पे VO और UO का कोई मतलब नहीं है। इस दूरी का देख लेना, कोई डेरिवेशन में कोई काम आने वाला नहीं है। अब देखना क्रिया विधि तो हम लोग जान लेंगे। क्रिया विधि तो क्या है, PQ वस्तु का प्रतिबिंब P', Q' बनेगा, फिर P', Q' का प्रतिबिंब P', Q' बनेगा। इस प्रकार की क्या हो जाएगी, क्रिया विधि हो जाएगी। तो इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। M देखना तुम क्या होगा, M यहाँ पे यानी आवर्धन, कोणीय आवर्धन क्षमता क्या होगी। कोणीय आवर्धन क्षमता जो होगी वो होगी प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण। किसके द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण का अनुपात क्या होगा, हमारा कोणीय आवर्धन क्षमता होगा। दोबारा सुनो, जो कोणीय आवर्धन क्षमता होगी दूरदर्शी की वो क्या होगी, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण का अनुपात। अब वस्तु क्योंकि बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें और ये सब क्या है, एक दूसरे के पास पास हैं। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर किसी भी लेंस के ऊपर कोई कोण बन गया तो वो लेंस आंख के ऊपर होगा, इस बात को मान के चलना है। तो वस्तु से प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, तो ये जो कोण है ये क्या है, इसको हम लोग मान रहे हैं बीटा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, बीटा, क्योंकि वस्तु से जो आंख पर जो अधिकतम कोण बनेगा उसे हम लोग क्या मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा ही हो जाना है। क्यों, देखो बात समझो, जब भी दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो जो ये कोण है वही क्या है, एक कोण है। यहाँ पे देखो ये वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से गुजर रही है तो आपस में विचलित तो हुई नहीं है, तो जो एक कोण है वही क्या है, एक कोण है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब देखना अल्फा हो गया ये, तो इसको तो हम लोग क्या मान लिए, बीटा मान लिए। एक देखना अल्फा की बात, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर, अब आंख क्या है, आंख तो यहाँ है, आंख तो क्या है, आंख तो यहाँ पे है, ऐसे बन गई आंख, ठीक है, आंख ही बनी है वो। तो आंख जब नेत्रिका लेंस के पास है तो नेत्रिका लेंस के ऊपर जो अधिकतम कोण होगा वही क्या हो जाएगा, आंख के ऊपर भी हो जाएगा। तो ये कोण क्या है, हमारा अल्फा है। क्या है ये कोण, ये कोण क्या है, अल्फा है। इसको लिखे दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है, क्लियर है बात। ये क्या है, हमारा अल्फा है। अब इसके द्वारा जो अधिकतम कोण अल्फा बना है
इसमें देखना पॉइंटिंग कर दें, ये पी है, अगर इसको पी क्यू माने हो तो इसको पी ना मान के ई मान लो। क्या मान लो? एक प्रकार से केंद्र को ई मान लो और इसको क्या मान लो? ई डैश मान लो। तो ये जो दूरी है इसके लिए पहले तो हम लोग बीटा का मान निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं? यहाँ पे क्या देखोगे, संरचना तो लिख गई है, अब बीटा देखो। बीटा, बीटा बराबर, बीटा क्या है? वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण बीटा। तो बीटा देखोगे तो इस त्रिभुज में ई पी डैश क्यू डैश, किसमें देखोगे? बीटा बराबर त्रिभुज ई पी डैश क्यू डैश में बीटा बराबर क्या होगा? टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन बीटा लिखो, टेन बीटा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश, और बटे आधार क्या है? ई पी डैश। क्या है? ई पी डैश। चूंकि ई पी डैश क्या है? पी डैश एफ ओ के ऊपर है, तो ई पी डैश की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एफ ओ हो जाएगी। तो देख लो, पी डैश क्यू डैश बटे एफ ओ। ठीक है, एफ ओ कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब देखो हम लोग देखेंगे किसका मान? अल्फा का मान देखेंगे। तो देखना, अल्फा का जब हम लोग मान देखेंगे तो दो त्रिभुज हो सकते हैं, एक तो पी डबल डैश क्यू डबल डैश ई डैश, और एक हो सकता है ई डैश पी डैश क्यू डैश। तो यहाँ पे पी डबल डैश क्यू डबल डैश ई डैश का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग त्रिभुज लेंगे पी डैश क्यू डैश ई डैश। ठीक है, लेकिन ये इसी अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा इस पर बनाया गया अधिकतम कोण है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ई डैश, पी डैश क्यू डैश ई डैश में टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश बटे आधार क्या हो जाएगा? पी डैश ई डैश, पी डैश ई डैश। और पी डैश ई डैश क्या है? इसके लिए वैसे इसको एक समीकरण मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी रहने दो, अभी हम पी डैश ई डैश का मान नहीं रखेंगे। देखना एक बात, जब टेन बीटा बराबर इतना है तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? यहां से हमें समझ में आएगा कि बीटा बराबर क्या आ जाना है? पी डैश क्यू डैश बटे एफ ओ। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से, क्योंकि टेन बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। किसके लिए? छोटे कोणों के लिए, और छोटा ही कोण है। यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया? पी डैश क्यू डैश बटे पी डैश ई डैश। ठीक है, ठीक है। अब देखना, हम लोगों ने आवर्धन क्षमता का जो परिभाषा बोली थी, आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या है? आवर्धन क्षमता की परिभाषा सभी को लिख लेनी है। लिखना आवर्धन क्षमता, हेडिंग डालना, उसमें क्या लिखोगे कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण और वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए अधिकतम कोण के अनुपात को दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। और वहां पे लिख लेना कि m बराबर, इसके बाद लिखना, ये तो डायग्राम बना ही लोगे, उसके बाद परिभाषा लिखना, फिर लिखना m बराबर अल्फा बटे बीटा। ठीक है, और अल्फा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण, और बीटा क्या है? वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन से अल्फा बीटा का मान निकाल रहे हैं। तो अब लिखोगे m बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। क्या लिखोगे? समीकरण m बराबर, इसको लिखो पहले, m बराबर अल्फा बटे बीटा। अब इसका मान रखना है तो क्या लिखोगे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो m बराबर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, m बराबर दिख रहा है, हाँ, m बराबर क्या करोगे? अल्फा बटे बीटा। अल्फा का मान रखोगे पी डैश क्यू डैश बटे पी डैश ई डैश। देखो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग मिटा करके यहाँ पे लिख रहे हैं m का मान। m बराबर अल्फा बटे बीटा, और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है, तो अल्फा का मान क्या रखोगे? वो रखोगे पी डैश क्यू डैश बटे पी डैश ई डैश। ठीक है, और जब बटे बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा? पी डैश क्यू डैश बटे एफ ओ हो जाएगा। लेकिन जब बटे से गुणा में जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ ओ बटे पी डैश
क्यू डैश, ये पलट जाएगा ना, पी डैश क्यू डैश बटे एफ ओ, बटे में जाएगा, जब गुणा में आएगा तो एफ ओ बटे पी डैश क्यू डैश, और पी डैश क्यू डैश पी डैश क्यू डैश से पी डैश क्यू डैश कैंसिल, तो क्या आ जाना है एफ ओ बटे पी डैश ई डैश। ये क्या आ गया हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, हम लोग यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिख देंगे कि m का मान आ क्या गया है, आ गया है m बराबर एफ ओ बटे पी डैश ई डैश। इसको तुम लोग मान लोगे स्टार समीकरण। क्या मान लोगे? स्टार समीकरण। क्यों? क्योंकि स्टार ही क्या करेगा, सुपर स्टार बनेगा स्टार ही क्या बनेगा, सुपर स्टार बनेगा। तो जो स्टार समीकरण है उसको याद रख लेना। क्या? दूरदर्शी के लिए क्या आ गया है, m बराबर आ गया एफ ओ बटे पी डैश ई डैश। पी डैश ई डैश वैसे तो सामान्य स्थिति में क्या है हमारा, एफ ई ही है, एफ ई नहीं है, माइनस एफ ई है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रियल फोकस दूरी होगी वो तो इधर होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, हम लोग इधर मान रहे हैं फोकस दूरी सेम दूरी पर, तो वो माइनस एफ ई हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन ये स्टार समीकरण इसलिए है कि आगे डेरिवेशन के लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो लिखो सामान्य स्थिति में, क्या लिखोगे, सामान्य स्थिति में पी डैश ई डैश बराबर माइनस एफ ई, माइनस एफ ई। तो क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई, माइनस एफ ओ बटे एफ ई। इसको लिख लेना है, m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया फॉर्मूला आ गया, कोणीय आवर्धन क्षमता की परिभाषा भी आ गई। क्या आ गई, कोणीय आवर्धन क्षमता, यानी जो दूरदर्शी में दो लेंस यूज हो रहे हैं, एक तो अभिदृश्यक लेंस और दूसरा कौन सा, नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अनुपात को भी कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ से ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को बना लेना है, इसको मिटाते हैं। अब लिखो, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक बात समझना, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्र का लेंस बना रहा है। कौन बना रहा है, नेत्र का लेंस। तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब क्या होगा, v बराबर क्या आना है, माइनस डी आना है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो v बराबर माइनस डी। u बराबर क्या आ जाना है, u बराबर आ जाएगा u ई आ जाएगा, और वो भी माइनस में u ई आएगा। क्या आएगा, माइनस u ई। ठीक है, और f बराबर क्या आ जाना है, एफ ई आ जाना है। क्या जाना है, एफ ई। क्लियर है बात। हाँ सही है, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। अब देखना, इसको फॉर्मूले पे रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका मान रखोगे v का माइनस डी, तो माइनस 1/d। फिर क्या करोगे, रुक जाओ, अच्छा रुको एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे जो P डैश ई डैश है, क्या है, P डैश ई डैश, हम लोग स्टार समीकरण से डेरिवेशन करेंगे, ना कि इस समीकरण से करेंगे। ठीक है, किससे करना है, स्टार समीकरण से। तो यहाँ पे लिखो m बराबर क्या है, एफ ओ बटे P डैश ई डैश, P डैश ई डैश। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहां से v बराबर क्या लिखोगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो माइनस डी।
और u बराबर क्या लिखोगे, u बराबर लिखोगे माइनस पी डैश ई डैश, माइनस पी डैश ई डैश। और f बराबर क्या लिखोगे, एफ ओ लिखोगे, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। जब इसको, इन तीनों चीज़ों का जो मान है वो इस समीकरण में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का डी रखोगे तो माइनस डी, फिर माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा 1 अपॉन पी डैश ई डैश, और बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ओ, ठीक है। जब यहाँ पे तुम लोग 1 अपॉन पी डैश ई डैश का मान निकालोगे, 1 अपॉन पी डैश ई डैश बराबर निकालोगे तो 1 अपॉन डी क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन एफ ओ प्लस 1 अपॉन डी। दिख रहा है क्या, हाँ चलो ठीक है दिख रहा है। ये मान लो हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, अब 1 ही मान लो इसको। अब उस डेरिवेशन से तो क्या हो गया, अलग हो गया, दूसरा डेरिवेशन चल रहा है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। समीकरण 2 और 1 से, ठीक है, या कहें कि समीकरण 2 से 1 अपॉन पी डैश ई डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2। यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से 1 अपॉन पी डैश ई डैश का मान, पी डैश ई डैश का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यही लिख सकते हो स्टेटमेंट। लेकिन हमने सीधा बोल दिया समीकरण 2 और 1 से या समीकरण 1 और 2 से। जब इसका मान इसमें रखोगे तो देखो क्या होना है, लिखा है m बराबर एफ ओ, और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है पी डैश ई डैश, पी डैश ई डैश, वैसे 1 अपॉन पी डैश ई डैश की मल्टीप्लाई में लिखा है, तो यहाँ से क्या हो जाना है एफ ओ, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ओ, 1 अपॉन एफ ओ प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, m बराबर क्या आ जाएगा, एफ ओ, तो एफ ओ जहाँ के तहाँ है, दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ओ और डी। एफ ओ का जब क्या दोगे, भाग दोगे तो आएगा डी, और प्लस में क्या लिखोगे, जब डी का भाग दोगे तो क्या आएगा, एफ ओ आएगा, क्या आ जाएगा एफ ओ। एफ ओ से एफ ओ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और m का मान क्या आ गया, डी प्लस एफ ओ बटे डी, ठीक है। अभी इसको मिटाते हैं, लिख लेना, ध्यान देना, d के बटे में जब d जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस एफ ओ बटे डी, एफ ओ बटे डी। ये क्या आ गया तुम्हारा, फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला आ गया, m बराबर 1 प्लस एफ ओ बटे डी। ये आ गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ ओ बटे डी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूरदर्शी के ट्यूब की लंबाई या नलिका की लंबाई, ठीक है, हो गया। जब हम लोग सामान्य स्थिति में देखेंगे, किसकी, हेडिंग डाल लो, दूरदर्शी के नली या ट्यूब की लंबाई, ट्यूब की लंबाई, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या है हमारा नेत्र का लेंस है। जब हम लोग सामान्य स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का जो प्रतिबिंब है वो इधर कहीं पे बन जाएगा, और ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकस पे बनेगा। तो ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, वो हो गई एफ ओ हो गई, और ये जो दूरी है इसके लिए भी सामान्य स्थिति में ये क्या है, ये एफ ई भी है, क्या है एफ ई। लेकिन रियल फोकस बिंदु तो इधर होता है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी माइनस एफ ई, लेकिन दूरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी एफ ई हो जाएगी। तो सामान्य स्थिति में अगर हम लोग दूरदर्शी के नली की ट्यूब की लंबाई लिखें और अगर दूरदर्शी के ट्यूब की परिभाषा लिखें तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस के बीच की जो ट्यूब है या जो नली है उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, दूरदर्शी की नली कह रहे हैं।
और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अभी दृश्यक लेंस से नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी है वही क्या है, नली की लंबाई है या ट्यूब की लंबाई है। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे अगर ट्यूब की लंबाई को हम लोग L लिखें तो L बराबर सामान्य स्थिति में किसमें, पहला हेडिंग डालो दूरदर्शी के नली की ट्यूब की लंबाई में, ये डायग्राम बना के लिखना सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में क्या होगा, L बराबर FO प्लस FE। लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो ये जो है स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसमें हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसको क्या माने थे, इस बिंदु को P डैश माने थे और इस बिंदु को क्या माने थे, E डैश माने थे। और वहाँ पे हमारा M का मान क्या आ गया था, M का मान आ गया था FO बटे क्या आ गया था, P डैश E डैश। ये हमारा स्टार समीकरण था, बोले थे ना कि स्टार ही क्या बनेगा, सुपर स्टार बनेगा। और सुपर स्टार कौन बनेगा, जिसकी टीआरपी ज़्यादा होगी। और उसकी किसकी टीआरपी ज़्यादा होगी, जिसका नाम बार बार चल रहा हो, जिसका नाम क्या चल रहा हो, मीडिया में ज़्यादा चल रहा हो। अपने लिए तो मीडिया सब कुछ क्या है, यही लेक्चर ही है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पे नाम बार बार किसका, अब यहाँ पे हमारा नाम आ गया स्टार समीकरण को दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्टार बन जाएगा। क्लियर सी बात है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था P डैश E डैश की वैल्यू किसकी निकालनी थी, P डैश E डैश की, तो P डैश E डैश की क्या आई थी वैल्यू, अगर हम लोग चलें वहाँ पे, कहाँ पे, लेंस सूत्र में, तो देखो लेंस सूत्र में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था तो हम लोगों ने 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f में v का मान क्या रखा था, -d रखा था, और u का मान क्या रखा था, u का मान रखा था, u तो यही है ना, नेत्रिका लेंस के लिए u तो यही है, ठीक है। तो u बराबर क्या रखा था, -p डैश E डैश। क्लियर है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने f का मान तो रखा था, FO क्या रखा था, FO नहीं FE, नेत्रिका लेंस के लिए फोकस दूरी होगी। जब इसको फॉर्मूले पे पुटअप किए थे तो क्या आ गया था, देखना, -1/d प्लस 1/p डैश E डैश, और फिर क्या आ गया था, बराबर करके क्या आ गया था, 1/FE। तो 1/p डैश E डैश का मान क्या आ गया था, 1/FE, और प्लस में क्या आ गया था, 1/d, इधर चला गया था। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे 1/p डैश E डैश का मान क्या आ गया था, दोनों का जब हम लोगों ने एलसीएम लिया था तो FE का जब भाग दिए थे तो D, और प्लस D का भाग दिए थे तो FE, इतना आ गया था। लेकिन ये तो 1/p डैश E डैश का मान आया है। जब हम लोग P डैश E डैश का मान देखेंगे, P डैश E डैश, तो बराबर क्या आ जाएगा, FED बटे D प्लस FE। क्लियर है। P डैश E डैश का मान क्या आएगा, FED बटे D प्लस FE। तो जब उस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो उस स्थिति में M का मान, उस स्थिति में L का मान, किसका मान, L का मान, L का मान क्या हो जाएगा, फिर जो ये है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये फिर FO नहीं होगा, FO तो बिल्कुल होगा ही नहीं। FO की जगह पे अब देखो एक बात और सुनो, यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, VO लिख सकते हो, F की जगह पे क्या लिख सकते हो, VO। लेकिन VO और यहाँ पे फोकस दूरी पे ही प्रतिबिंब बनेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जो वस्तु है वो तो अनंत पर ही है, यानी बहुत दूर ही है, तो आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें तो क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे तुम दो तरीके से लिख सकते हो, FO का मान VO भी लिख सकते हो और FO भी लिख सकते हो। तो हम लोग FO लिखा है इस फॉर्मूले, तो FO ही लिख लेंगे। तो देखो इस कंडीशन क्या डालो, एक तो लिख गया, दूसरी स्थिति डालो, दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D बोलते हैं, तो D पर हो, कहाँ हो, D पर हो, तो L बराबर FO को FO लिखो, FO प्लस, और फिर क्या है P डैश E डैश, P डैश E डैश का मान क्या है, FE D बटे D प्लस FE। क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला।
L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई डी बटे डी प्लस एफ ई, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा L का मान। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां पे L का मान आ गया एफ ओ प्लस एफ ई डी बटे डी प्लस एफ ई, ठीक है। ठीक है, अब देखो पार्थिव दूरदर्शी क्या था, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, उसके पहले हम लोग पानी पिएंगे। पार्थिव दूरदर्शी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो आसपास हम लोग अपने से कुछ दूरी पर देख रहे हैं तो वहाँ के जो प्रतिबिंब हैं उल्टे ना दिखाई दें। क्यों? क्योंकि जो खगोलीय दूरदर्शी है उसमें जो लास्ट प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु का उल्टा बन रहा है। तो उल्टा ना बने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, पार्थिव दूरदर्शी का कर रहे हैं। तो देखना, एक होगा हमारा अभिदृश्यक लेंस और दूसरा होगा कौन सा, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच वाला लेंस। तीनों के लिए मुख्य अक्ष क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। एक प्रकाशीय किरण कैसे जानी है, एक प्रकाशीय किरण जाएगी हमारी प्रकाशिक केंद्र से और एक जाएगी ऐसे ही जाएगी नॉर्मल, और दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ये क्या हो जाएगी, ऐसे कहीं पे मिल जानी है, ऐसे कहीं पे मिल जानी है। तो फिर क्या होगा, इस प्रकार गुजरेंगी। फिर क्या होगा, इनका क्या होगा, सही है। रुको रुको, इनका फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा अपवर्तन। और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, एक प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार। क्लियर है बात? ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनेगा। इस प्रकार से इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा। डायग्रामेटिकल क्या है, दिक्कत है। और पीछे की तरफ ऐसे इधर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझने का मतलब यह है कि एक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा तो बनेगा नहीं, क्योंकि वस्तु तो बहुत दूर है, तो वस्तु तो बहुत बड़ी है। इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा पार्थिव दूरदर्शी होता है। तुम लोगों ने देखा होगा जो दूरबीन तुम लोग यूज करते हो उसमें 3 लेंस होते हैं। कितने होते हैं, 3 लेंस। वो कि पार्थिव दूरदर्शी है, वहाँ पे जैसा प्रतिबिंब दिख रहा है वैसे का वैसा ही दिख जाता है। ठीक है, तो पार्थिव दूरदर्शी में हम लोग क्या होता है, 3 लेंस होते हैं। देख, ठीक है, ये तो बटा हुआ है। इस लेंस के द्वारा एक क्या बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसके द्वारा फिर क्या होता है, इसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। वैसे तो इधर की तरफ भी एक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब का कोई मतलब नहीं है। फिर इनका अपवर्तन इसके द्वारा दोबारा होता है और फिर एक सीधा प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बन जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी एक ऐसा दूरदर्शी है जिससे बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब देखो गैलीलियो गैलीलिए जो दूरदर्शी होता है वो कैसे होता है, गैलीलिए दूरदर्शी। जो दूरदर्शी गैलीलियो ने बनाया उस दूरदर्शी को हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा है, गैलीलिए दूरदर्शी है। ठीक है ना, उसे हम लोग गैलीलियन दूरदर्शी बोल सकते हैं। और गैलीलियो का जो पूरा नाम था वो क्या था, गैलीलियो गैलीली।
क्या नाम था, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। उनके में दो लेंस यूज होते हैं, जहाँ पे अभी दृश्यक लेंस तो क्या होता है, उत्तल होता है, लेकिन जो नेत्रिका लेंस होता है वो क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है, अवतल। दोनों के लिए मुख्य अक्ष क्या होता है, इस प्रकार होता है। और देखना, एक प्रकाशिक किरण को अगर हम लोग अनंत से लाएं और कहाँ से भेज दें, प्रकाशिक केंद्र से भेज दें, और एक प्रकाशिक किरण को कहाँ से भेज दें, ऐसे ही भेज दें, तो मिल करके क्या बनाएंगे, दोनों इस प्रकार से जाएंगे। और फिर ये क्या करता है लेंस, ये लेंस कर देता है, सही है, और इस लेंस का क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऐसे यहां से, और फिर क्या हो जाएगा, इनका इस प्रकार से अपवर्तन हो जाएगा। ये क्या होंगे, ऐसे फैलेंगे, और पीछे की तरफ क्या बनेगा, यहाँ पे भी इनका एक प्रतिबिंब बनेगा, जो कि क्या रहेगा, आभासी रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। क्लियर है बात। ये हमारा कैसा दूरदर्शी है, गैलीलियो गैलीली दूरदर्शी है, जिसमें एक लेंस तो कैसा होता है, उत्तल होता है, और दूसरा कैसा होता है, अवतल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये प्रकाश किरणें यहाँ से अपवर्तित हुई हैं, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण मुड़ी नहीं है, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या बन जाता है, एक अच्छा खासा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस का यूज हो रहा है, और अवतल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और यहाँ से हमारी रे ऑप्टिक्स भी ख़त्म हो गई। तो रे ऑप्टिक्स पूरी ख़त्म हो गई है, तो सभी लोग क्या करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट एक बना देंगे रे ऑप्टिक्स करके। उस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, वो पूरी की पूरी आपकी रे ऑप्टिक्स क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है बात। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।